रहना है तो सिस्टम के नीचे रहिए, जितना सीट दिया जा रहा है उतना पे लड़िए। नीतीश कुमार के लेने की वजह से तेजस्वी का कैरियर भी अप डाउन होगा, लेकिन एक समय था तब जो है तेजस्वी का डूबता नैया पार हो रहा था। लेकिन अब वो समय है कि नीतीश कुमार का नैया डूब रहा है। तो नीतीश कुमार पहले तो चाह रहे थे कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहे, हम बीजेपी से ज्यादा सीट मांगे। उनका वोट बैंक बना हुआ है नीतीश कुमार। जातीय आधार पे नहीं है अनुरंजन जी, उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत जो भी है महिलाओं का है, कुछ गरीब दबे कुचले। तेजस्वी अगर मेहनत कर दे तो तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। जो 17 महीने में जो रोजगार का काम किए, तो क्या वो फैक्टर करेगा बिहार? बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम और आप फील्ड पे निकलते हैं तो सुनते नहीं है लोगों में किस प्रकार जोश हाई हो जाता है, जो तेजस्वी को इसीलिए समर्थन करते हैं कि तेजस्वी बात करते हैं रोजगार की। आरएसएस इतनी बैठकें करती है, हर एक लोगों से मिलती है, आपसे मिल लेगी, हमसे मिल लेगी। नमस्कार, मैं राजा रंजन, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में विजय के बाद जो बीजेपी का अब बिहार में क्या प्लान होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर जो हम चर्चा करने को जो है हमारे साथ मौजूद है शुभम कृष्णा जी। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए अनुरंजन, आपने एकदम सही बोला कि 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का बिहार प्लान क्या है। तो हम दर्शकों को समझा दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है और उसके बाद बीजेपी का मोनोपोली बहुत हाई हो चुका है। अब जो पहले का सिचुएशन था बहुत अलग था और अभी का जो सिचुएशन है अनुरंजन जी बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी पहले जो है अपने सहयोगियों को ज्यादा सुनती थी और खासकर बिहार में इनके सहयोगी है नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी। लेकिन अब जो है तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अपने सहयोगियों का बहुत कम सुनने जा रही है। वो कैसे, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि बीजेपी का जो बिहार प्लान है ना, वो तो चाहेंगे। बीजेपी ने बहुत जीता बिहार में, लगभग 2005 से बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी अपने एक बड़े चेहरे को तैयार नहीं कर पाई। क्योंकि बिहार में देखिए कोई भी आपको चेहरा ऐसा नहीं दिखेगा कि जो आपको लगेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि हर जगह देखिए अनुरंजन जी बीजेपी के पास कोई ना कोई चेहरा जरूर रहता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक हो, मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करे। इसीलिए बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ढो रही है। अब बात यहां पे आती है कि भाई दिल्ली का नतीजा आपने देखा, चिराग पासवान को भी सीट मिला, नीतीश कुमार को भी सीट मिला, लेकिन दोनों के दोनों हार गए और बीजेपी का अपना सीट सब आ गया, बहुमत में आ गई बीजेपी। अब जो है नीतीश और चिराग सोच रहे होंगे कि अब बिहार में क्या समीकरण बनेगा। तो हम आपको बता दें, नीतीश कुमार पहले तो चाह रहे थे कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहे, हम बीजेपी से ज्यादा सीट मांगे, लेकिन अब यह नहीं होने जा रहा है। बीजेपी कहेगी कि रहना है तो सिस्टम के नीचे रहिए, जितना सीट दिया जा रहा है उतना पे लड़िए, नहीं तो फिर नहीं लड़िए, आप आउट हो सकते हैं। और आउट अगर होते हैं नीतीश कुमार, अगर सिचुएशन ऐसा बनता है कि अनुरंजन जी अगर नीतीश कुमार आउट होते हैं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही मना कर दिया है कि भाई नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा बंद हो चुका है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने तो उनको माफ कर दिया था, स्वागत कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि भाई मीडिया वाले बार बार परेशान कर रहे थे तो क्या करेंगे लालू जी, इसीलिए लालू जी ने कह दिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है, ये जो गठबंधन था महागठबंधन, वो लोकसभा चुनाव तक ही था। अभी का जो गठबंधन है उसमें साफ साफ आरजेडी और कांग्रेस ही है। बहुत से बहुत होगा तो 5-7 सीटों पर पशुपति कुमार पारस की बात बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जैसे कि कांग्रेस का जो यहाँ पर वोट बैंक बिहार में उतना है नहीं, तो अगर मान लीजिए फिर से अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अगर मिलना चाहिए, तो आरजेडी वाले हम मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो जरूर लेंगे, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है। जैसे कि लवकुश समाज में हो गया, SC ST समाज में हो गया, उनका वोट बैंक बना हुआ है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का वोट बैंक जातीय आधार पे नहीं है अनुरंजन जी, उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत जो भी है महिलाओं का है, कुछ गरीब दबे कुचले का है, कुछ विकास के नाम पे उनको भले वोट मिल जाता। किसी जात के नेता नहीं है नीतीश कुमार, आपको बता दें। नहीं तो 2% वाला जो 2% जाति वाला जो नेता है नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर सिर्फ जात के दम पे वो लड़ते। तो वो जो है जमात के नेता है नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार को तेजस्वी इस बार नहीं लेने जा रहे हैं। बहुत हो गया, तेजस्वी ने इस बार साफ साफ मना कर दिया है कि नीतीश कुमार को हम इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लेने की वजह से तेजस्वी का कैरियर भी अप डाउन होगा। लेकिन एक समय था जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को साथ लिया था, नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ हुए थे तब जो है तेजस्वी का डूबता नैया पार हो रहा था। लेकिन अब वो समय है कि नीतीश कुमार का नैया डूब रहा है, तेजस्वी का नैया पार हो रहा है। तेजस्वी अगर मेहनत कर दे तो तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी के पास जो जनसंख्या है अनुरंजन जी सिर्फ जात की नहीं है, प्लस पॉइंट उनके साथ है, जात वाले तो उनके साथ है ही,
तेजस्वी के जात का जो वोट है ना वो इधर उधर नहीं जाने वाला है। और तेजस्वी के जात के साथ साथ तमाम ऐसे जात के लोग हैं, तमाम ऐसे जात के युवा हैं जो तेजस्वी को इसीलिए समर्थन करते हैं कि तेजस्वी बात करते हैं रोजगार की, तेजस्वी बात करते हैं कि भाई ठीक है मेरे पिताजी से जो भूल हुई है उसको माफ करिए। क्या यहाँ पर जो 17 महीने में जो रोजगार का काम किए तो क्या वो फैक्टर करेगा बिहार? बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम और आप फील्ड पे निकलते हैं तो सुनते नहीं है लोगों में किस प्रकार जोश हाई हो जाता है कि 17 महीना बनाम 25 वर्ष में नीतीश कुमार ने वो नहीं किया जो तेजस्वी यादव ने 17 वर्ष में किया, ये लोग बोलते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था 2005 से 2010 तक वाले टर्म में। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार अपनी सरकार खुद नहीं चला रहे हैं, उनके अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं भाई बिहार सरकार। नहीं तो इतना बड़ा धरना होता है, बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन होता है, नीतीश कुमार आंख में पट्टी बांध के सोए हुए रहते हैं, वो यात्रा पे नहीं करते। वो सीधा आके कहते हैं कि नहीं बिहार में कहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, जबकि उनको तो बिहार के तमाम जैसे हड़ताल वगैरह क्या स्टूडेंट की मजबूरी है, उनके आवाज से उनके कार्यालय के बगल में लाठीचार्ज होता है और वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई कहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। तो तमाम बातों का मेन मकसद यही है कि इस बार बीजेपी बिहार प्लान में यही रख रही है कि किसी भी सहयोगियों को कोई भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है। कोई भी सहयोगी अगर 3-5 करते हैं कि बीजेपी से आंख तरेरते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए, तो बीजेपी का इस बार कोई इस तरीके का ये नहीं है कि हम ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि बीजेपी बस कह रही है कि जितना आपको मिल जाए उतने में खुश रहिए। हमने महाराष्ट्र जीता, हमने हरियाणा जीता, हमने दिल्ली जीता, हो ना हो बिहार भी जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अनुरंजन जी आपको बता दें, बीजेपी के जीतने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है आरएसएस का साथ। वो पूछिए कैसे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने किस प्रकार कहा था कि भाई बीजेपी अब इतनी समर्थ हो गई है कि आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। भले उन्होंने किसी वे में कहा हो, पॉजिटिव निगेटिव डजंट मैटर ये करता है कि आरएसएस को बहुत खटका था। बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ा आरएसएस के सामने कि भाई हमें से गलती हो गई, इस तरीके का कोई मकसद नहीं था, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, आपके बिना हम कुछ नहीं है, आपके बिना हम नगण्य है। उसी का परिणाम है क्या दिल्ली जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, वो भी पूर्ण बहुमत से बनती है। हरियाणा में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर देखो, क्योंकि हरियाणा में उनका एंटी करप्शन उनका बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा था। हरियाणा में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन आरएसएस इतनी बैठकें करती है, हर एक लोगों से मिलती है, आपसे मिल लेगी, हमसे मिल लेगी। सूत्रों से पता भी चला था कि 16,000 वहां पर करीब जनसभा किए थे आरएसएस वाले लोग। 16,000 से बहुत ज्यादा किए थे अनुरंजन जी। आपको बता दें आरएसएस इतना मेहनत करती है कि भाई दिल्ली जैसे राज्य में बीजेपी को जिताने वाला काम अगर कोई करता है, जिताने का काम कोई करता है, तो वो आरएसएस करती है। तो बिहार में भी आरएसएस का फैक्टर दिखेगा और हिंदुत्व का फैक्टर दिखने को मिलेगा। अब देखिए आरएसएस कितना फर्क डालती है नहीं पता। सनातनियों का जो वोट बैंक था लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि अयोध्या हार गई, प्रयागराज हार गई, और बीजेपी का ऐसा बहुत सारा धार्मिक जगह बोला जाता है, वैसे वैसे लोकसभा में बीजेपी हार जाती है। लेकिन अभी देखिए मिल्कीपुर में इतनी बड़ी जो जीत हुई बीजेपी की, बीजेपी अपने दम पे नहीं बल्कि आरएसएस के दम पर जीतती है। उसी अवधेश प्रसाद के बेटे को हराया है। बिल्कुल अयोध्या के जो सांसद है उनके बेटे को हराकर मिल्कीपुर से जो है बीजेपी जीत जाती है। तो यह देन सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का है और बीजेपी का मोनोपोली डाउन हुआ है। और अगर हाई है अपने सहयोगियों के लिए तो हाई कर लिया बीजेपी, तो वो आरएसएस के दम पे है। उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार इधर जाते हैं ठीक है, तेजस्वी नहीं लेंगे, बीजेपी के गठबंधन से अगर नीतीश कुमार निकल जाते हैं तो जाएंगे कहां भाई? वो गठबंधन में तो 40-45 सीट की औकात रखते हैं नीतीश कुमार, अकेले वो कितना ले आएंगे? 10-20 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार को। अकेले सोचिए ना, बिहार में अकेले किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत आना बहुत मुश्किल है। अभी का जो समीकरण है सिंपल सी बात है, तेजस्वी अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस और पशुपति पारस के बदौलत, और बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार को इग्नोर करके चल रही है कि नीतीश कुमार अगर भाग भी जाते हैं तो बार बार पशुपति पारस का आप नाम ले रहे, तो क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी विधानसभा चुनाव में? सीधी टक्कर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान फील्डिंग करेंगे तो महागठबंधन की तरफ से पशुपति कुमार पारस फील्डिंग करेंगे। पशुपति पारस का भी अपना एक वोट बैंक है, रामविलास पासवान के भाई है, तो जाहिर सी बात है कि पासवान समाज के कुछ ऐसा भी वर्ग है, कुछ ऐसा भी तबका है जो पशुपति कुमार पारस को नेता मानता है और रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस को मानता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी वोट मिलेगा। तो आपने सुना दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी जो बिहार में जो है नीतीश कुमार की पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।